Our greatest ability as humans is not to change the world, but to change ourselves. हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है वैभव चौहान और जो कोट अभी आपने सुना वो दिया गया था महात्मा गांधी जी द्वारा। इस कोट की खास बात यह है कि इसमें दुनिया को बदलने से ऊंचा स्थान खुद को बदलने को दिया गया है। मतलब जो बदलाव आप दुनिया में लाना चाहते हैं वो पहले खुद में लाएं। बदलाव जो आपको इंद्रियों पर जीने वाले इंसान से उठाकर चेतना पर जीने वाला इंसान बना देगा। महात्मा गांधी जी का खुद का जीवन भी ऐसे ही कुछ बदलाव से भरा हुआ है। दुनिया को जो बदलने से पहले इंसान खुद को बदलता है और मोहनदास से महात्मा तक का सफर तय कर लेता है। अपनी स्कूल लाइफ में मोहनदास बहुत ही पुअर परफॉर्मिंग स्टूडेंट रहे हैं। उनके मार्क्स हमेशा ही बिलो एवरेज रहे थे और वो क्लास के लास्ट रैंकिंग स्टूडेंट्स में आते थे। पढ़ाई के अलावा स्पोर्ट्स में भी मोहनदास की कोई खास रुचि नहीं थी। वो रेयरली स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया करते थे और उसके अलावा जब आगे जाके स्पोर्ट्स कंपलसरी हो जाता है तो उसमें भी वह हमेशा एक कच्चे खिलाड़ी रहे थे। इसका कारण वह अपनी शाइनेस को और वीक फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन को बताते हैं। आगे जाके उनकी दोस्ती मेहताब नाम के एक लड़के से हो जाती है जो कि उनकी कमजोरियों का कारण उनकी वेजिटेरियन डाइट को बताता है और मेहताब की संगति में रह के मोहनदास मीट खाना शुरू कर देते हैं। एक वैष्णव परंपरा वाले परिवार में पले बड़े होने के कारण मीट खाना उनके लिए किसी क्राइम से कम नहीं था, लेकिन इसके बाद भी वो साल भर तक मीट खाते रहते हैं। मेहताब की संगति में चलते चलते मोहनदास आगे जाके सिगरेट तक पीना शुरू कर देते हैं और सिगरेट की लत उन्हें इस प्रकार लग जाती है कि सिगरेट के लिए पैसे लाने के लिए वो अपने ही नौकर की जेब में से पैसे चुराना शुरू कर देते हैं। आगे जाके सिगरेट के कारण जब उनके ऊपर कर्जा काफी बढ़ जाता है तो इस कर्जे को चुकाने के लिए वे अपने भाई का सोना तक चुरा लेते हैं। उनके भाई के एक गहने के अंदर से सोने का छोटा सा टुकड़ा चुराने के कारण वो पकड़े नहीं जाते और इससे वो अपना कर्जा चुका पाते हैं। मोहनदास की शादी 13 साल की उम्र में कस्तूरबा गांधी जी के साथ हो जाती है। इस उम्र में वे दोनों ही शादी के रिश्ते को ढंग से समझ नहीं पाते हैं और एक कंजर्वेटिव हिंदू फैमिली में पले बड़े होने के कारण वो अपनी वाइफ से दिन के समय में बड़े बुजुर्गों के सामने मिल भी नहीं सकते थे, क्योंकि उन फैमिलीज में ये बात बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक मानी जाती है। ऐसे में कस्तूरबा गांधी को पढ़ाने का जो उन्होंने निर्णय लिया था वो कभी वो पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि दिन में वो उनसे मिल नहीं पाते थे और रात को जब वो मिलते थे तो वो खुद ही अपने कार्नल डिजायर्स में डूब चुके होते थे। उनके कार्नल डिजायर्स उन पर इस प्रकार हावी हो जाते हैं कि आगे जाके अपने दोस्त मेहताब की संगति में रहते हुए वह एक बार ब्रॉथल तक पहुंच जाते हैं। इसी सोहबत के कारण मैं व्यभिचार में भी फंस जाता। एक बार मेरे ये मित्र मुझे वैश्याओं की बस्ती में ले गए। वहां मुझे योग्य सूचनाएं देकर एक स्त्री के मकान में भेजा। मुझे उन्हें पैसे वगैरह कुछ देना नहीं था, हिसाब हो चुका था। मुझे तो सिर्फ दिल बहलाव की बातें करनी थी। मैं घर में घुस तो गया, पर जिसे ईश्वर बचाना चाहता है वो गिरने की इच्छा रखते हुए भी पवित्र रह सकता है। उस कोठरी में मैं तो बिल्कुल अंधा बन गया। मुझे बोलने का भी होश न रहा। मारे शर्म के सन्नाटे में आकर उस औरत के पास में खटिया पर बैठा, पर मुंह से बोल न निकाल सका। औरत ने गुस्से में आकर मुझे 2-4 खरी खोटी सुनाई और दरवाजे की राह दिखाई। इसके थोड़े ही समय बाद उनके पिताजी की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है और उन्हें रात भर अपने पिता का ख्याल रखने का जिम्मा सौंपा जाता है। और जैसे ही उनके चाचा उनके पिता से मिलने आते हैं तो वो अपने पिता को अपने चाचा के भरोसे छोड़ के अपनी वाइफ के रूम में चले जाते हैं। इसके थोड़ी देर बाद में जब उन्हें नौकर बुलाने आता है तो उन्हें पता चलता है कि उनके पिताजी का देहांत हो चुका है उसी रात। और ये बात उनको जिंदगी भर गिल्ट में रखती है कि वो अपने पिता के अंतिम क्षण में भी उनके पास रह के उनकी सेवा नहीं कर पाते। उनके पिता के मृत्यु के समय में भी वो कार्नल डिजायर्स में डूबे हुए थे। इसके थोड़े समय बाद अपने एक फैमिली फ्रेंड की एडवाइस पर वो इंग्लैंड लॉ की पढ़ाई करने चले जाते हैं। लेकिन जाने से पहले जब वो बॉम्बे पोर्ट पे पहुंचते हैं तो वहां पे उन्हीं के समाज के लोग, वैष्णव समाज के लोग उन्हें जाने से रोकते हैं, यह बात कह के कि बाहर जो भी जाता है वह अपना धर्म भ्रष्ट कर लेता है, क्योंकि उनकी जो वेजिटेरियन डाइट थी और जो नॉन एल्कोहलिक लाइफस्टाइल थी वो बाहर फॉलो करना मुश्किल है, क्योंकि बाहर ठंड भी बहुत ज़्यादा होती है और वेजिटेरियन डाइट मिलना भी मुश्किल होती है। तो ऐसे में वह मोहनदास को समझाते हैं कि वो बाहर ना जाए और अपनी पढ़ाई यहीं से करें, लेकिन मोहनदास उनकी इस बात को इग्नोर मारते हुए चले जाते हैं, जिस बात पर वो लोग मोहनदास को जात बाहर कर देते हैं। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है दोस्तों कि इन लोगों ने मोहनदास को इस वक्त जात बाहर कर दिया था।
ना ही मोहनदास को खुद को ये बात पता थी और ना ही इन लोगों को ये बात पता थी कि जिस इंसान को आज ये जात बार कर रहे हैं, आगे जाके यही इंसान एक टाइम में राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाएंगे। इंग्लैंड से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद में जब वो इंडिया वापस लौटते हैं तो वो अपना पहला कोर्ट केस लेते हैं, जो कि वाकई बहुत एक इजी केस था, लेकिन लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के कारण वो कोर्ट में जाके एक शब्द अपने मुंह से नहीं निकाल पाते। वो इतने घबरा जाते हैं और भरे कोर्ट में चुपचाप काफी देर तक खड़े रहते हैं। इसके बाद जब उन्हें समझ में आ जाता है कि वो ये काम बिल्कुल नहीं कर सकते, वो कोर्ट से बाहर निकल जाते हैं, अपनी फीस वापस लौटा के घर आ जाते हैं। इसके काफी टाइम बाद तक उन्हें नौकरी तक नहीं मिलती और नौकरी की ही तलाश में उन्हें वापस इंग्लैंड जाना पड़ता है। अब ये सारी कमियां देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि इससे सही तो हम ही हैं। कम से कम ऐसी गलतियां तो हमने नहीं करी अपने जीवन में। अपने नौकर की जेब में से पैसे चुराना, अपने बड़े भाई का सोना चुराना, अपने पिता की सेवा करने के बजाय अपने कार्नल डिजायर्स में डूब जाना, इस प्रकार की गलतियां तो हमने भी नहीं करी। लेकिन गांधी जी की महानता इस बात में नहीं है कि उन्होंने आगे जाके इतने बड़े बड़े काम करे, इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में इतना बड़ा योगदान दिया। गांधी जी की असली महानता इस बात में है कि उन्होंने अपनी स्टार्टिंग लाइफ में इतने इमोरल, इतने अनएथिकल एक्ट्स किए, इतनी सारी गलतियां करी, उसके बाद भी वो आगे जाके अपने आप को इस कदर बदल पाते हैं कि पूरी दुनिया उन्हें मोरालिटी की मूर्त के रूप में देखती है। अपने आप को बदलने में वो इतना सक्षम होते हैं कि वो पूरी दुनिया के लिए एक इंस्पिरेशन बन जाते हैं। और फेलियर्स जानने के बाद किस प्रकार के उनमें बदलाव आए, ये जानने के लिए अब हम देखते हैं उनके अचीवमेंट्स को। साउथ अफ्रीका में गांधी जी फीनिक्स आश्रम का निर्माण करते हैं। वहां पे खास बात यह थी कि फीनिक्स आश्रम में इंडिया के सभी धर्म और सभी जाति के लोग साथ में मिलकर रहते थे। वहां पे पब्लिक टॉयलेट की व्यवस्था करी गई थी और पब्लिक टॉयलेट की खास बात यह थी कि उन्हें सभी लोग मिलकर साफ किया करते थे, इंक्लूडिंग गांधी जी। गांधी जी खुद उन टॉयलेट को साफ किया करते थे और कस्तूरबा जी से भी कहा करते थे कि ये उन्हें भी इस प्रोसेस में मदद करें। अब इस प्रोसेस को गांधी जी एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस की तरह माने थे। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि टॉयलेट क्लीनिंग एक स्पिरिचुअल प्रोसेस कैसे हो सकता है। लेकिन दोस्तों, कोई भी ऐसा प्रोसेस जो आपके अंदर के ईगो को खत्म करे, अगर आप एक बहुत ही समृद्ध परिवार में जन्मे हैं जहां पे नौकर चाकरों की कोई कमी नहीं थी, कभी आपको खुद का टॉयलेट साफ नहीं करना पड़ा, ऐसे में आप जाके दूसरे लोगों के टॉयलेट को साफ कर रहे हैं, तो ये डेफिनेटली आपकी ईगो को डिस्ट्रॉय करेगा, आपको ज्यादा हम्बल इंसान बनाएगा, आपको दूसरे लोगों से ज्यादा जोड़ेगा। और ऐसा कोई भी इंसिडेंट या कोई भी एक्सपीरियंस या कोई भी एक्टिविटी जो आपको ज्यादा हम्बल बनाती है, आपके ईगो को खत्म करती है और आपको दूसरे लोगों से जोड़ती है, ये डेफिनेटली एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है। और इन्हीं से डायरेक्टली सीख ना लेते हुए, लेकिन इसी प्रकार की एक सीख हम देखते हैं आज के टाइम में जापान एजुकेशन सिस्टम में भी फॉलो करी जाती है, जहां पे स्टूडेंट्स द्वारा ही उनकी स्कूल के क्लासरूम से लेकर मेस से लेकर टॉयलेट तक साफ करवाए जाते हैं। ये एक ऐसी चीज है जो कि पूरी दुनिया और स्पेशली इंडिया जापान के एजुकेशन सिस्टम से सीख सकता है। इसके बाद में जब गांधी जी साउथ अफ्रीका में नेटल प्रोविंस में शिफ्ट होते हैं, तो वहां पे इंडियंस की जो डिमांड्स थी और जो शिकायतें थी वो ब्रिटिशर्स तक रखने के लिए खूब सारे पेटिशंस फाइल किए जाते हैं, खूब सारी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स होती हैं। तो वहां पे ऐसे में गांधी जी इस काम के लिए कोई भी पैसे नहीं लेते, क्योंकि उनका मानना था कि ये पब्लिक वर्क है, भले ही ये लीगल वर्क है और वो खुद एक लॉयर है, तो एज अ प्रोफेशनल उनको इनके पैसे ले लेने चाहिए थे अगर वो चाहते तो, लेकिन वो इसको चैरिटी मानते हुए, पब्लिक वर्क मानते हुए इसके लिए कोई पैसे नहीं लेते। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये वही इंसान है जो पैसे की लालच में आगे अपने नौकर तक की जेब में से पैसे चुरा रहा था, अपने भाई तक का सोना चुरा लिया, और आगे जाके ये इंसान इतना ब्रॉड माइंडेड हो जाता है, इसको समझ में आ जाता है कि हमारा प्रिंसिपल क्या है, हम किस गोल की तरफ आगे जा रहे हैं, पब्लिक वर्क क्या होता है, चैरिटी क्या होती है, कि ये अपनी मेहनत की कमाई के जो ये पैसे चाहते तो ये ले सकते थे, जो ये पैसे डिजर्व करते थे, उसको भी ये एक्सेप्ट नहीं करते बिकॉज ऑफ प्रिंसिपल। साउथ अफ्रीका के बाद में जब गांधी जी इंडिया लौटते हैं 1915 में, वे सबसे पहले भारत भ्रमण करते हैं और देखते हैं कि इंडिया में किस प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं। भारत भ्रमण करने के बाद उन्हें रियलाइज होता है कि गरीबी भारत की एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसका एक मुख्य कारण ब्रिटिशर्स की डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज हैं। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए वे अपना पहला सत्याग्रह शुरू करते हैं चंपारण में 1917 में। ये प्रोटेस्ट तिनकतिया सिस्टम के अगेंस्ट किया जाता है, जहां पे
3/20 लैंड के ऊपर इंडिगो फार्मिंग करने के लिए फार्मर्स को फोर्स किया जा रहा था। जब गांधी जी अपना पहला गांधीयन स्टाइल का प्रोटेस्ट, अपना पहला सत्याग्रह करने के लिए यहां पहुंचते हैं, तो उनके पहुंचने से पहले यहां के लोगों को उनके आने की खबर हो जाती है, जिसके कारण रेलवे स्टेशन पे इस प्रकार की भीड़ इकट्ठी होती है कि पूरा ब्रिटिश प्रशासन उस प्रोविंस का घबरा जाता है। वो ये सोचते हैं कि ये पक्का कोई बड़ा बवाल करने के लिए यहाँ पे आए हैं, लेकिन गांधी जी जैसे कि पीसफुल मीन से आगे बढ़ते थे, ये बात उनको पहले ही क्लियर कर देते हैं कि मैं यहाँ पे सिर्फ अपने लोगों से मिलने आया हूँ, उनसे बातें करने आया हूँ और उनकी शिकायतें ब्रिटिश हुकूमत तक सामने लाने के लिए आया हूँ। लेकिन यह बात अंग्रेजों को पचती नहीं है और गांधी जी के आते ही वो इन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं। इसके आगे जब वो कोर्ट में पेश किए जाते हैं तो जज तक उनकी पॉपुलैरिटी को देख के इतने डर जाते हैं कि वो जज भी चाहते थे कि ये जल्दी से जल्दी बेल पे बाहर चला जाए, इसलिए बहुत ही कम प्राइस पर, मात्र 100 रुपए की प्राइस पर गांधी जी को बाहर जाने के लिए बेल पे अलाउ कर दिया जाता है। लेकिन गांधी जी, जो कि अपने प्रिंसिपल के कारण यह बात मानते थे कि मुझे जेल में डाला ही गलत कारणों से जा रहा है, तो बेल किस बात की मैं पे करूं, इस बात पर वो अपने 100 रुपए भी पे करने के लिए मना कर देते हैं बेल के लिए। और जल्दबाजी में जज इतना घबरा चुके होते हैं उस भीड़ को देख के कि वो गांधी जी को बिना 100 रुपए की बेल पे करे ही फ्री में बेल दे देते हैं और जाने के लिए कहते हैं। I'm going to clear the courtroom. I'm not sure we'll be able to, sir. It is a first hearing. It's supposed to be public. And he's a lawyer. I don't know where they found the nerve for all this. I'm sure I don't either, sir. But the troops won't be here till tomorrow. How did the press get here before the military? That English clergyman sent a number of telegrams yesterday afternoon. I understand one of them even went to the Viceroy. You have been ordered out of the province on the grounds of disturbing the peace. With respect, I refuse to go. Do you want to go to jail? As you wish. I will release you on bail of 100 rupees until I reach a sentence. I refuse to pay 100 rupees. Then I will grant release on bail without payment until I reach a decision. इसके आगे जब चंपारण में गांधी जी हालत देखते हैं लोगों की, तो वह उनके गरीबी को देखते हुए डिसाइड करते हैं कि लोगों को अगर हमें मोटिवेट करना है खादी के कपड़े पहनने के लिए, तो उन्हें सबसे पहले यह समझाना होगा कि अगर उन्हें कम कपड़े भी पहनने पड़े तो भी उन्हें पहनने खादी के ही चाहिए। इसलिए वो खुद भी कम कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं। और यहां से आपने वो गांधी जी की जो फेमस इमेज है वो देखी होगी, जिसमें वो केवल एक धोती पहन के घूमते हैं, वो यहीं से शुरू हुई थी। उसका मेन कारण ये था कि वो लोगों को मोटिवेट कर सके कि वो खादी के कपड़े पहने, और अगर खादी के कपड़े उन्हें महंगे लग रहे हैं तो ब्रिटिश इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन द्वारा प्रोड्यूस्ड क्लोथ्स को पहनने के बजाय वो खादी के कपड़े पहने, चाहे उन्हें कम पहनने पड़े। और यहां पे अब आप देख सकते हैं गांधी जी की इमोशनल इंटेलिजेंस, जिस प्रकार से लोगों की गरीबी को समझा गांधी जी ने और उनके इमोशन को सही डायरेक्शन में चैनलाइज करते हुए खुद के ऊपर वो बदलाव लाए जो वो दुनिया में देखना चाहते थे। वो खुद देखना चाहते थे कि मेरे लोग खादी के कपड़े पहले, इसलिए सबसे पहले उन्होंने खुद ने पहनना शुरू किया। और जब महंगाई से रिलेटेड बात उनके सामने आई तो उन्होंने कम कपड़े पहनना शुरू कर दिए। ये वही इंसान है जो पहले इंद्रियों के सुख के पीछे इतना भाग रहा था कि इतने सारे इमोरल एक्ट कर चुका था, लेकिन आगे जाके ये इंसान इंद्रियों के सुख से ऊपर उठ के वैराग्य की तरफ इस प्रकार बढ़ चुका था कि इसने कपड़े तक त्याग दिए थे। सिंपल धोती में ये हर जगह जाते थे जहां भी जाते थे, इसीलिए चर्चिल ने इनको अधरंगा फकीर तक कहा था। इसके आगे के बाद खलीफा को डीथ्रोन कर दिया जाता है। खलीफा को पूरी दुनिया के मुसलमान अपना स्पिरिचुअल लीडर माना करते थे, और इसी कारण से इंडियन मुस्लिम्स भी ब्रिटिशर्स की इस हरकत से बहुत नाराज होते हैं, और अपनी नाराजगी को जाहिर करने के लिए सभी इंडियन मुस्लिम्स मिलके ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का गठन करते हैं 1919 में। और खास बात यह है कि यह कमेटी बनाई गई थी मुस्लिम लोगों की डिमांड को रखने के लिए, मुस्लिम लोगों द्वारा, और मुस्लिम लोगों के लिए रिजल्ट निकालने के लिए। और इसके प्रेसिडेंट बनते हैं गांधी जी। अब ये आप इनकी लीडरशिप कैपेबिलिटीज देखिए कि जिस संस्था के अंदर ऊपर से लेकर नीचे सब कुछ इस्लाम से जुड़ा हुआ है, उस संस्था का प्रेसिडेंट एक हिंदू को बनाया जाता है। एक हिंदू इंसान जो कि अपनी लीडरशिप क्वालिटी को इस प्रकार सबको प्रूव कर चुका था
कि हिंदू और मुस्लिम दोनों ही उसे इस प्रकार प्यार करते थे और अपना लीडर मानते थे। इसके थोड़े ही समय बाद में जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी 1920 में शुरू कर देते हैं, तब 1922 में चौरा चौरी में एक पुलिस स्टेशन को गुस्सैल भीड़ द्वारा जला दिया जाता है, जिसके अंदर 22 पुलिस वाले जिंदा जल के मर जाते हैं। अब इसी कारण से 12 फेब 1922 गांधी जी इस पूरे प्रोटेस्ट को वापस ले लेते हैं। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि गांधी जी कितने बड़े विजनरी थे। काफी लोग चौरा चौरी कांड में गांधी जी की रिएक्शन को गलत ठहराते हैं, लेकिन उन सभी लोगों के लिए मेरे पास एक जवाब है कि किस प्रकार गांधी जी का ये डिसीजन सही था। सबसे पहले, जो लोगों द्वारा किया गया था वायलेंट एक्ट, वो मॉरली रॉन्ग था, और देश जिस रास्ते पर चल के आजाद हो रहा है वह बहुत जरूरी है। केवल हमें एंड्स पर ही ध्यान नहीं देना, हमें मीन्स पर भी ध्यान देना है। मीन्स भी उतने ही सही होने चाहिए जितने सही एंड्स हैं। अगर आप वायलेंट तरीके से, और वो भी अनऑर्गेनाइज्ड वायलेंस से, देश को आजाद कराना चाहते हैं, तो वो एक देश की गलत नींव स्थापित कर देगा, और ऐसे में हिंदुस्तान के बजाय हमें पाकिस्तान मिलता है। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप क्या रास्ता अपना रहे हैं, और गांधी जी द्वारा दिया गया सत्याग्रह का रास्ता, जो कि नॉन वायलेंट मीन से आगे बढ़ता है, वो सबसे सही रास्ता था। इसके अलावा गांधी जी ने यह काम करके लोगों की भी जानें बचाई, क्योंकि ब्रिटिशर्स चाहते ही ये थे कि किसी प्रकार से कोई वायलेंस हो जाए, ताकि उनको खुली छूट मिल जाए इन लोगों को ब्रूटली सप्रेस करने की। अगर आप किसी को रोकना चाहते हैं और अगर वो वायलेंस कर रहा है, तो आपको खुली छूट मिल जाती है, आप रिटेलिएट कर सके वायलेंट मेथड से। लेकिन अगर आप किसी को रोकना चाह रहे हैं और वो प्रोटेस्ट का मीन्स ही उसका नॉन वायलेंट है, आप उसको लाठी से मार रहे हैं और बदले में वो इंसान बोल रहा है, ईश्वर अल्लाह तेरा नाम, तुझको सन्मति दे भगवान, तो आप उस पर गुस्सा कैसे कर पाएंगे? एक लिमिट से ज्यादा आप उस इंसान को मार ही नहीं पाएंगे। लेकिन जैसे ही ये जो प्रोसेस था, जो इस प्रकार से नॉन वायलेंट मीन से चल रहा था, ये जैसे ही पलटता है, ये जैसे ही बदलता है, ब्रिटिशर्स को यहां पे खुली छूट मिल गई थी। इसके बाद तो ब्रिटिशर्स चाहते थे कि ये प्रोटेस्ट कंटिन्यू हो, क्योंकि ब्रिटिशर्स इसको इतना ब्रूटली सप्रेस करते, जैसा जलियांवाला बाग कांड में थोड़े ही दिनों पहले हुआ था। लेकिन गांधी जी ऐसे में बहुत ही स्मार्टनेस के साथ इस पूरे प्रोटेस्ट को पीछे ले लेते हैं और एक भी इंसान की जान नहीं जाने देते, भले उनको खुद को 6 साल की जेल हो जाती है। और तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं यह है कि वायलेंस कभी भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट किसी भी प्रकार के प्रोटेस्ट का मींस हो ही नहीं सकता था, क्योंकि अगर वायलेंस ही रास्ता होता तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 में क्या कमी थी? क्या रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, तात्या टोपे, इनकी तलवारों में लोहा कम पड़ गया था जो अब हम वायलेंट मींस से इनको हरा देते? ब्रिटिश एम्पायर वो एम्पायर था जिसके बारे में यह कहा जाता है कि द सन नेवर सेट्स ऑन ब्रिटिश एम्पायर। आपको यह लगता है कि आप वायलेंट मींस से एक ऐसे एम्पायर को हरा सकते हैं? चौरा चौरी कांड के बाद में गांधी जी को जेल हो जाती है 6 साल की। तो उस वक्त कांग्रेस में वापस एक बार विभाजन की स्थिति आ जाती है। मोतीलाल नेहरू और सीआर दास की लीडरशिप के अंडर एक नई पार्टी, स्वदेशी पार्टी का निर्माण किया जाता है, जो कि यह कहना चाहती थी कि हम एज अ रेजिस्टेंस केवल बाकी चीजें तो छोड़ देंगे, जैसे लॉ प्रैक्टिस छोड़ देंगे, हम ब्रिटिशर्स की स्कूल छोड़ देंगे, हम ब्रिटिशर्स द्वारा अलग अलग गवर्नमेंट फैसिलिटीज जो दिया जाती है उनका यूज नहीं करेंगे एज अ मींस ऑफ प्रोटेस्ट, लेकिन हम इलेक्शन जरूर लड़ेंगे ताकि हम लेजिस्लेचर के अंदर जाके ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर सकें। तो गांधी जी जेल के अंदर से इसका पुरजोर विरोध करते हैं। जब ब्रिटिशर्स ये देखते हैं कि गांधी जी खुद स्वराज्य के अगेंस्ट खड़े हैं, तो गांधी जी को सपोर्ट करते हुए जल्दी बेल दिलवा देते हैं हेल्थ रीजंस पे। और गांधी जी की यहाँ पे स्मार्टनेस देखिए, आप ये देखेंगे वो कितने क्लेवर पॉलिटिशियंस भी थे कि वो बाहर आते ही सबसे पहले ये नारा देते हैं कि स्वराजिस्ट आर दी टू नेशनलाइट्स, और उनको वो अलाउ करते हैं कि वो लेजिस्लेचर के अंदर जाएं इलेक्शंस के थ्रू और जाके ब्रिटिशर्स का जो भी लेजिस्लेटिव काम है उसको डिसरप्ट करें। इसके थोड़े दिनों बाद 1931 में जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के दौरान गांधी जी इंग्लैंड जाते हैं, तो इंग्लैंड के किंग जॉर्ज V उनसे मिलने की रुचि जगाते हैं। तो ऐसे में जब वो इनवाइट करते हैं गांधी जी को, तो उनके पास एक प्रोटोकॉल भेजा जाता है, जो कि प्रोटोकॉल सबको फॉलो करना होता था किंग से मिलने से पहले। और वो प्रोटोकॉल ये होता है कि गांधी जी को अच्छे कपड़े पहन के आने हैं, जो कि उनकी भाषा में कहें तो एक ग्रे या ब्लैक कलर का सूट पहन के आना है। बट गांधी जी अपनी उसी धोती और उसी नेचुरल अटायर में वहां पे पहुंच जाते हैं। तो इस बात पर किंग एक
बहुत ही क्यूरियोसिटी जगाते हुए उनको अलाउ करवाते हैं और उनसे मिलते हैं। तो मिलते ही पहला सवाल उनसे ये पूछते हैं, वेल मिस्टर गांधी वेयर आर यू क्लोथ्स, कि मिस्टर गांधी आपके कपड़े कहाँ पे? तो इस पे आप गांधी जी का ह्यूमर देखिए और हिम्मत देखिए। उस किंग जॉर्ज फिफ्थ को, जिसका एम्पायर इतना बड़ा था, जो कि उस समय दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी था, उसको गांधी जी बिना एक सेकंड की देर करे उल्टा जवाब देते हैं कि मिस्टर किंग, मेरे और मेरे पूरे देश के कपड़े तो आपने चुरा लिए, मैं कहां से कपड़े पहन के आता? अब आप हिम्मत देखिए इस इंसान की। हम अपने आसपास के लोकल एमएलए एमपी से भी मिलने जाते हैं तो इस प्रकार से तैयार होकर जाते हैं जैसे पता नहीं कितने बड़े इंसान से मिलने जा रहे हो, और यहाँ पे गांधी जी दुनिया के मोस्ट पावरफुल इंसान से मिलते हैं और उसको भी एक सेकंड में उल्टा जवाब देके आ जाते हैं। इस बात से किंग को भी क्लियर हो गया था कि ये किन लोगों का लीडर है। 1930s में जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था, उसमें डांडी मार्च जब करी गई थी तो उसमें गांधी जी 250 माइल्स चल के गए थे एट द एज ऑफ 61। अब ये वही इंसान है जो कि फिजिकली इतना वीक हुआ करता था कि क्लास में सबसे पुअर परफॉर्मेंस इस इंसान की रहती थी स्पोर्ट्स के अंदर, लेकिन अपने आप को इस प्रकार इस इंसान ने बदला कि मोहनदास से महात्मा बन गया। और 61 की उम्र में भी लगभग 230 से 250 माइल्स ये पैदल चल के गए डांडी मार्च के दौरान। इसके कुछ सालों बाद 1942 में जब क्विट इंडिया मूवमेंट होता है, तब गांधी जी द्वारा दो बहुत ही खास स्लोगन दिए जाते हैं। पहला, जो कि हम सबने ही सुना हुआ होता है, डू और डाई, करो या मरो। इसके अलावा जो उन्होंने स्लोगन दिया था वो ये था कि अगर आपको वायलेंस में से और कायरता में से चुनना पड़े तो आप वायलेंस को चुनें, क्योंकि वायलेंस का मेन मकसद है आपका एम अचीव करना। अगर एम सही है और अगर नॉन वायलेंट मीन्स आपको कावर्डिस की तरफ धकेल रहे हैं, तो ऐसे में वायलेंट मीन ज्यादा सही है। जैसे कि एक जहरीला सांप है, वो अगर किसी को डसने से मना कर दे तो उसकी माफी असली माफी मानी जाती है, लेकिन अगर कोई सांप जहरीला है ही नहीं तो वो किसी को क्या माफी देगा। ऐसे में हमारी जो इंडियन कौम थी वो एक मार्शल कौम थी। वायलेंस करने की हमारे अंदर बहुत अच्छी कैपेसिटी थी। हमारे देश में बहुत ही बहादुर रिवॉल्यूशनरीज जैसे कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सूर्य सेन, वीर सावरकर जैसे रिवॉल्यूशनरीज थे। एग्जाम्पल दें अगर बीना दास जी का, जिन्होंने अपने ही कॉन्वोकेशन में ग्रेजुएशन सेरेमनी के दौरान गवर्नर को पॉइंट ब्लैंक पे 5 बार शूट कर दिया था फेस पे। अब ऐसी वीरांगनाएं जिस देश में है, उस देश के लोगों के बारे में यह कहना कि वायलेंस करने की उनकी कैपेसिटी नहीं थी, ये तो गलत होगा। लेकिन हमारे पास वायलेंस करने की कैपेसिटी थी, इसीलिए हमारे द्वारा जब नॉन वायलेंट मीन्स यूज किए गए तो उनकी वैल्यू हुई, क्योंकि हम ही माफी देने के हकदार हैं, क्योंकि हम चाहें तो हम सजा भी दे सकते हैं। इसीलिए इंडिया के नॉन वायलेंट मेथड में सत्याग्रह में असली दम था। इसके कुछ साल बाद में जब गांधी जी पर असैसिनेशन अटेम्प्ट किया जाता है, तो जब उन्हें गोली पड़ती है तो उनके मुंह से जो लास्ट शब्द निकलते हैं वो होते हैं हे राम। अब आप ये देखिए, ये वही इंसान है जो कि इतने सारे इमोरल एक्ट्स कर चुका है। इतने अच्छे परिवार में जन्म लेने के बाद भी यह भगवान की तरफ जाने के बजाय उल्टे सीधे कामों में इस प्रकार इन्वॉल्व हो गए थे। लेकिन बढ़ती उम्र के साथ इनके अंदर रामत्व इस प्रकार आया कि इनके अंतिम शब्द भी जो निकले वो निकले हे राम। ऐसे में लोग जो गांधी जी को अक्यूज करते हैं कि बंटवारे के दौरान गांधी जी ने हिंदुओं की साइड नहीं ली और मुसलमानों की साइड ली और एंटी हिंदू थे गांधी जी, वो लोग कितने गलत हैं। वो लोगों ने गांधी जी को कभी अच्छे से समझा ही नहीं, क्योंकि अगर वो अच्छे से समझ चुके होते तो ये समझ जाते कि जो भी ये स्टेप कर रहे हैं ये इनके अंदर का रामत्व उनसे करवा रहा है। अब ये सब तो आपने जान लिया कि गांधी जी किस प्रकार अपने अंदर बदलाव लेके आए, लेकिन उन बदलावों को लाने के लिए उन्हें क्या क्या करना पड़ा, क्या क्या चीजें थी जिन्होंने उनकी मदद करी और जिन लोगों ने उनकी मदद करी ये बदलाव लाने में, ये जानने के लिए इंतजार कीजिए अगले चैप्टर का।